नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलटी क्वेश्चन पेपर जो 8 अगस्त 2021 को आया है। तो उसमें जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड की जो 30 क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एनसीएफ 2005 जो है उसमें कितने फोकस ग्रुप बनाए गए थे। तो उसका जो सही आंसर है वो है 21 जो थे हमारे फोकस ग्रुप थे जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर, मतलब स्कोर कंटिन्यूस आ रहे हैं उससे हमारा क्या तात्पर्य है। तो हमारे जो अच्छे टेस्ट होते हैं उसमें हमारा जो अच्छे टेस्ट की जो क्वालिटीज़ होती है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी बच्चे को हम आज क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं तो अब उसके आज 10 में से 8 नंबर आए, 15 दिन बाद कराया फिर उसके 10 में से 8 नंबर ही कराए, फिर हमने 1 महीने बाद कराया तो भी 15 में से 10 में से उसके 8 नंबर आए। तो कंसिस्टेंस है उसके स्कोर्स में, तो इस क्वालिटी को कहा जाता है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ड्यूरिंग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। जब हमारे मानसिक द्वंद्व की स्थिति आती है कि हम ये करें या ना करें, तो इस प्रकार की जो हमारी कंडीशन होती है उसमें जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसे सेल्फ एडजस्टमेंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेज़रमेंट में कौन सा ऐसा मेज़रमेंट स्केल है जिसमें प्रारंभिक बिंदु शून्य होता है। तो इसका सही आंसर है एब्सोल्यूट मेज़रमेंट। जब मैं मेज़रमेंट को अलग से डिफाइन करूँगी तो अब मैं आपको बताऊँगी कि मेज़रमेंट के कितने स्केल हैं, उसमें निरपेक्ष मापन किसको कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग कर्व। इनिशियल जो कर्व है ये मैंने यहाँ पे बना के दिखा रखा है कि इन्हें जो कर्व होते हैं लर्निंग में, जैसे कोई बच्चा है जब वो स्कूल में आता है तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखता है। तो प्रारंभिक अवस्था में बहुत तेज़ी से सीखता है, ध्यान थोड़ा स्लॉप आ जाता है, वो धीरे सीखता है। क्या पता उसकी जो सीखने की गति है वो धीमी भी हो सकती है या फिर वो बढ़ भी सकती है। तो लर्निंग कर्व जो है वो इनिशियली जो स्टेज होती है वो उसमें तेज़ी से सीखते हैं। डिसकैल्सिकुलिया इज़ रिलेटेड टू। डिसकैल्सिकुलिया किससे रिलेटेड है, नाम से ही स्पष्ट है, कैलकुलिया तो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अंकन या फिर संख्या संबंधी जितने भी विकार आएंगे तो वो जो हमारे रिलेटेड होंगे वो हमारा होगा डिसकैल्सिकुलिया डिजीज। मनोवैज्ञानिक जो है हमारे सिगमंड फ्राइड, उन्होंने मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे कहा है। तो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने हमें इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया है। इड जो है वो हमारी इच्छा, जो हमारी ड्राइव्स हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और ये खुश रहने की इसे ये खुशी का सिद्धांत भी कहा जाता है। ईगो जो है वो वास्तविकता के साथ समझौता करते हैं। यह पेन मुझे चाहिए लेकिन यह मेरा नहीं है, ये वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, ये मेरा नहीं है। सुपर ईगो क्या कहेगा कि उस पेन को छोड़ दो क्योंकि वह हमारा नहीं है। इट क्या कहेगा कि वह मेरा है और मुझे किसी भी हालत में चाहिए। तो सुपर ईगो में जब आते हैं तो वहाँ पर सामाजिक नियम का हम प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ में नैतिकता की भी बात करते हैं। तो मनुष्य के भीतर जो अहम है वो मनुष्य के भीतर उसकी आवेग जो मनुष्य के भीतर जो मनुष्य है वो उसका ईगो होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ईगो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। माइक्रो टीचिंग में हम बच्चे को ये हम प्यूपिल टीचर होते हैं, उनको ये बताया जाता है कि पहले प्लानिंग करिए, फिर टीचिंग करिए, देन फीडबैक करिए। अगर कोई भी फीडबैक से हमें पता चलेगा कि हमारी प्लानिंग कहाँ पे कमी रह गई है तो देन हम री प्लानिंग करेंगे, री टीचिंग करेंगे एंड री फीडबैक करेंगे। तो ये इसका सही पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। तो ये हल नहीं दिया है। 1943 में प्रबलन सिद्धांत की जो औपचारिकता जो हमें दे रखी है वो हमें हल नहीं दे रखी है। अब रीइंफोर्समेंट होता क्या है। रीइंफोर्समेंट ये होता है जैसे हमने कोई क्लास में किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा, देन क्वेश्चन के समय बच्चा क्या कर रहा है कि सही आंसर दे रहा है तो हम उसे शाबाशी देंगे, अगर वो गलत काम कर रहा है तो हम उसको निगेटिव फीडबैक देंगे। तो इस प्रकार से जो हम प्राइज़ दे रहे हैं, जो पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक हम दे रहे हैं, जब हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो बच्चा अपने व्यवहार को दोहराएगा, जब हम निगेटिव फीडबैक देंगे तो बच्चा क्या करेगा, उस कार्य को नहीं करेगा। तो प्राइज़ देने से उस व्यवहार को दोहराने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, इसलिए रीइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। Who gives the equation achievement is equal to ability plus motivation। बच्चा जो अचीवमेंट कर रहा है वो उसकी वास्तविक योग्यता तो है लेकिन हम उसको कितना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं समय समय पर, तो वह भी निष्पत्ति हमें दिखाता है। कोई माना बच्चा कोई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला था, उसके पास वो अच्छा है वो मैथ में, लेकिन उस टाइम पे उसको मोटिवेशन नहीं मिला तो उसकी
जो अचीवमेंट है उस पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो अचीवमेंट जो होता है एबिलिटी के साथ साथ उसकी मोटिवेशनल पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वुडवर्थ ने दिया है, ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। अब डेविस के अकॉर्डिंग जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है, तो इसमें स्टेप फर्स्ट है प्लानिंग, देन प्लानिंग के बाद हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसे लीड करेंगे, देन हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अब हमने आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, ओपन एजुकेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन आ रहा है, करस्पॉन्डिंग कोर्सेस आ रहे हैं, एम लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। तो ये क्यों शिक्षा में इतना ज़्यादा इनरोलमेंट हो रहा है, तो ये इनरोलमेंट इसलिए हो रहा है ताकि कोई भी बच्चा भले ही वो कितने भी सुदूर ग्रामीण इलाकों में है वो किसी तरीके से भी क्या कर सकता है, वो शिक्षा का अवसर प्राप्त करता है। तो शिक्षा के अवसरों में समानता बढ़ाने की दृष्टि से ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। ड्राइव क्या होती हैं, ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव। अब ड्राइव के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ड्राइव होती क्या है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ड्राइव इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एक्टिवेट द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। तो यह किसने किया है, ये डैसियल ने कहा है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम ड्राइव क्या होता है, जीव के अंदर उत्पन्न होने वाली और उसको मन तक पहुंचने वाली जो उत्तेजनाएं हैं उसका जो मानसिक प्रतिनिधि है वही शरीर के साथ संबंध स्थापित करता है कि वो जो मन ने मांग, जो मन है हमारा उसने जो मांग उठाई है उसको क्या करना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जैसे माना मुझे भूख लग रही थी तो मेरे को लार ग्रंथि से लार हमारा स्रावित हुआ, तो वो मेरे माइंड में गया, तो उन्होंने बोला कि हाँ इसको भूख लग रही है, समोसे की खुशबू आ रही है, समोसा खाना है। तो ड्राइव क्या होती हैं, वो हमें हमारे माइंड को एक इन्फॉर्मेशन देती है कि हमें इस चीज़ की नीड है, तो मांग होती है वो। ठीक है। तो यह मांग, ये जो ड्राइव्स होते हैं इसके ओरिजिनल सोर्स जो होते हैं वो रेज, रेज मैंने क्रोध, किसी के प्रति गुस्सा, भय, डर, लव, सेक्स, ये हमारे ओरिजिनल सोर्स ऑफ ड्राइव्स है। अकॉर्डिंग टू जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने बताया कि जो ड्राइव्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ड्राइव्स और सेकेंडरी ड्राइव्स। प्राइमरी जो ड्राइव्स होते हैं वो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे भूख, जैसे प्यास, हंगर, थ्रस्ट। और जो सेकेंडरी ड्राइव्स होते हैं, पहली जो प्राइमरी ड्राइव्स है उसके साथ कंडीशनलिंग होते हैं, वो एसोसिएट करते हैं। जैसे माना मुझे भूख लग रही है, तो भूख लगने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। वैसे भूख लगने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए ना, लेकिन खाना कहाँ से आएगा, पैसे से आएगा ना। तो सेकेंडरी हमारी जो ड्राइव्स हैं वो है मनी। ठीक है। तो हमारे पास, तो इसीलिए इंसान पैसा कमाने के लिए क्या कर रहा है, उसको पैसा चाहिए, तो वो ड्राइव्स उसके अंदर कि काम करूँगा तो पैसा आएगा, तो वो ड्राइव्स उसको काम करने के लिए क्या कर रही है, उत्तेजित कर रही है। ठीक है। तो फ्राइड जो हमारे थे बिलीव करते थे दैट माइंड इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस डिसीजन दैट इट मेक ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ड्राइव। ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये सब क्या है, फ्राइड ने कॉन्सेप्ट दिया है कि पर्सनैलिटी इस प्रकार की होती है और इसी प्रकार से हमारे, ठीक है, जो हमारे ड्राइव्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। अब उसके बाद डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या है इंटेलिजेंस की। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो हमें थर्स्टन ने दी है। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है वो इंटेलिजेंस पे डाला है। तो इंटेलिजेंस में जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पेयरमैन ने दिया है, और थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, थर्स्टन ने क्या दिया है, गिलफोर्ड की जो कौन सी थ्योरी है। तो इंटेलिजेंस था, आप लोग वो वहाँ पे जाके वो वीडियो देख लें ताकि आपको इंटेलिजेंस का जो भी है, इंटेलिजेंस कितने प्रकार की होती है और उसका कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ से आया वो आपको क्लियर हो जाए। ये एलटी पेपर के लिए आपको हेल्प करेगा। डेवलपमेंट इज अ सोर्स ऑफ चेंज विच इज़ द ऑर्गेनिज्म अंडरगो द पासिंग फ्रॉम द एन, ठीक है, एम्बोरिक स्टेट टू द मिच्योर्ड। वे जो विकास है परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था, जो हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन थी, उससे वो परिपक्वता की स्थिति पर आ गया है। यह वर्ड डेवलपमेंट की जो यह हमारी डेफिनेशन है ये हमें कहाँ से मिले, तो ये हमें वेस्टर्न डिक्शनरी से, हमें वेस्टर्न जो शब्दकोश है वहाँ से हमें मिला है। मनो शारीरिक सीमाओं के कारण जो अधिगम पठार आते हैं, इससे पहले मैंने अभी जो आपको लर्निंग कर्व एक्सप्लेन करे, तो जो लर्निंग कर्व में क्या होता है, जब वो बढ़ते हैं तो हम एक बार देखते हैं कि वो बढ़ नहीं रहे हैं, जहाँ पे मैंने लिखा है स्लो, तो वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमें जो वहाँ पे क्या आ गया, पठार आ गया। अब लर्निंग में भी क्या होता है, इंसान जब वो सीखता है तो धीरे धीरे उससे पठार आने लगते हैं। हालांकि वो पठार आना स्वाभाविक होता है, मोटिवेशन दिया जाए बच्चे को, अलग प्रकार से पढ़ाया जाए तो वो बढ़ जाते हैं, तो वो हील बन जाते हैं, फिर वो सीखने लगते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पठार जब साइको फिजिकल
तरीके से आते हैं, मतलब माइंड से भी आएगा बच्चे को और बॉडी से भी उसको थकान महसूस होने लगेगी, माइंड से भी उसको लगेगा कि अब मैं नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के जो पठार आते हैं, जो विकार आते हैं, उन्हें समाप्त करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो मन और शरीर के अभाव में पठार आएँ तो ऐसे पठारों को सही करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब एक्शन रिसर्च क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक्शन रिसर्च होती क्या है। तो एक्शन रिसर्च होती है कि छोटी सी समस्या होती है जब क्लास टीचिंग हम करते हैं। जैसे मानो कोई बच्चा है, वो क्लास में सो रहा है, ठीक है, तो हमने उससे पूछा कारण क्या है कि वो क्यों नहीं सोया, तो वो क्यों सो रहा है क्लास में, क्या वो रात में नहीं सोया, तो उसने बताया कि वो कल बीमार था रात में और वो सो नहीं पाया, इसलिए अभी उसको नींद आए। एक दूसरा बच्चा हमें ऐसा मिला जो क्लास में सो रहा था, तो उसने बताया कि उसने मतलब कुछ ऐसा फूड नाश्ते में लिया है कि उसको नींद आ रही है। तो दोनों के जो आंसर हमने देखे वो अलग अलग आए। तो हमारी समस्या क्या थी कि जो बच्चा था वो उसको नींद आ रही थी, लेकिन वो नींद आ रही थी उसका जो हमारा रिजल्ट आया, जो हमें प्राप्ति मिली कि क्यों उसको नींद आ रही थी, तो वो जो आंसर हमें आया उसका हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते उसका। तो एक्शन रिसर्च में हमेशा प्रॉब्लम बहुत अलग प्रकार की होती है और उनका कोई जनरलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो वो आर्टिकल है हमारा 21A। इसमें हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की हम बात करते हैं और जो उसमें हम एज लेते हैं वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए लेते हैं। शाब्दिक, अगर हम अंक सूत्र को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता, तो बुद्धि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त। तो अमूर्त बुद्धि जो होती है उसमें हम ऐसे चीज़ों की मतलब ऐसे चीज़ों का हम स्पष्टीकरण करते हैं जो हमें सामने नहीं दिखती हैं। तो सूत्र जो होते हैं वो हम क्वेश्चन को कोरिलेट करते हैं A+B का होल स्क्वायर। तो A+B क्या है यहाँ पर? ए का मान, बी का मान कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जब हम बुद्धि की आवश्यकता मानी जाती है तो इसे अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CC, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये हमारा CC। इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और इसमें इवैल्यूएशन किस प्रकार का होता है ये भी पूछा जाता है। तो CC की जो फुल फॉर्म है वो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन का मीन्स यहाँ पर शैक्षिक और को शैक्षिक, मतलब जो करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटी जो भी एरिया है उन सभी का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ स्कूलिंग एंड को स्कूलिंग एरिया। तो बाकर मेहंदी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाकर मेहंदी से रिलेटेड। बाकर मेहंदी जी जो हमारा वर्बल क्रिएटिविटी, ठीक है, जो थिंकिंग टेस्ट लिया है तो उसमें कुछ हमारे 4 उप परीक्षण हैं, तो उन पर उप परीक्षणों को पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि उसमें कितने उप परीक्षण थे, तो इसका आंसर है 4। और कौन कौन से थे? तो वह पूछना, कारणों का अनुमान लगाना, परिमाणों का अनुमान लगाना और साथ में उत्पाद जो हमारे आया है उसमें सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ डेवलप्ड द ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इन द इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। तो इंस्ट्रक्शनल लर्निंग अभिक्रमित अधिगम में ये जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग हमें दी है, साखी जो हमें दे रखा है, ये किसने दिया है? तो नॉर्मन इक्राउडर ने दिया है। अब देखो अभिक्रमित अधिगम क्या होता है? अभिक्रमित अधिगम का मतलब होता है हम बच्चे को इंस्ट्रक्शनल दे देते हैं और वह लर्निंग खुद करता है। अब इंस्ट्रक्शनल लर्निंग भी ये इसके भी 3 ब्रांचेस हैं। तो इसमें हमारा जो सेकंड ब्रांच, पहला है लीनियर, दूसरा है ब्रांचिंग, ठीक है। तो हम अभी ब्रांचिंग की बात करते हैं। तो ब्रांचिंग में क्या होता है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं ताकि जो छात्र है वह उसे कुशलता से आत्मसात कर ले, उसको मतलब आसानी से वह चीज़, अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो वह जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो आसानी से समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैचमर ने पर्सनैलिटी के टाइप्स कौन से दिए हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि क्रैचमर ने पर्सनैलिटी का जो टाइप दिया है इसमें से कौन सा नहीं है। तो क्रैचमर ने शारीरिक गठन के आधार पर पर्सनैलिटी को डिफाइन करा है। इसमें जो हमारा पहला है वह है पिकनिक प्रकार। पिकनिक मतलब गोलकाय, जो दुबले, जो हमारे नाटे होते हैं, थोड़ा शारीरिक उनकी जो लंबे नहीं होते, ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, वो खुशमिजाज होते हैं, सोशल होते हैं, ठीक है, और यह बहुत ज़्यादा एक्टिव माने जाते हैं। तो इन प्रकार इसको पिकनिक कहा जाता है। दूसरा हमारे एस्थेलिक, जो एस्थेनिक है, एस्थेनिक को लंबकाय कहा जाता है, बहुत लंबे होते हैं लेकिन ये बहुत दुबले पतले होते हैं और ये बहुत ही कम सोशल होते हैं, इनका समाज जो सोशल इंटेलिजेंस है वो इसमें कम पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा एथलेटिक, जैसे नाम से स्पष्ट है एथलेटिक मतलब खिलाड़ी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो यह सुडैल काय होते हैं, ना तो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ये बहुत हेल्दी माने जाते हैं और ये सोशल भी होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा डाईप्लास्टिक, डाईप्लास्टिक हम जो 3 अबब जो हमने पढ़ा है उन सब की जो मतलब मिक्सर जो आएगा वो हमारा डाईप्लास्टिक में आएगा। तो क्वेश्चन इसका जो आंसर था वो था इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्योंकि ये जो जुंग ने दे रखा है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को पर्सनैलिटी को
जो डिवाइड करा है वो उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो इसकी ये जो 4 आंसर हैं, अगर ये आपको याद होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन-सा पर्सनैलिटी का टाइप उन्होंने नहीं दिया है। अब है हमारे ट्रैवर्स, इन्होंने एटीट्यूड के बारे में बताया है। एटीट्यूड होता क्या है मेनली? एटीट्यूड होता है किसी चीज़ को पसंद या नापसंद करना। तो एटीट्यूड प्रतिक्रिया जो तत्परता प्रदान करती है, किसी व्यवहार को एक निश्चित दिशा मिलती है। तो अब इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है, और जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो हमारा बिहेवियर उसके प्रति पॉजिटिव नहीं होता। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कहा है इन्होंने एटीट्यूड के बारे में। तो एटीट्यूड क्या है? किसी चीज़ के प्रति अपना बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना इज़ अ एटीट्यूड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये किसने कहा है? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनोवेशन, हाइजीन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये किसने दे रखी है? तो ये हल्सबर्ग ने दे रखी है। इन्होंने कहा था कि जो हमारा ठीक है, प्रेरणा संबंधी जो कारक हैं वो हमारे जो होते हैं वो स्वास्थ्य संबंधी कारक, प्रेरणा संबंधी कारक जो होते हैं। स्वास्थ्य सबसे फर्स्ट हमें मोटिवेट करना है उसको अपना हेल्थ के लिए। तो हेल्थ अगर अच्छा होगा तभी हम उसे मोटिवेट कर पाएंगे, और तभी हम उसको एक अच्छा मोटिवेशन, हाइजीन हम उसे कर सकते हैं। हम मतलब अच्छा अभी प्रेरणा उसको दे सकते हैं जब वो हेल्दी होगा, और जब तभी वो प्रेरणा को एक्सेप्ट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलसनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तर में डिवाइड करा है? तो कोलसनिक ने मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको 4 स्तर में डिवाइड करा है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे पहले इसकी हम अवस्थाओं को देख लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था जो है वो 0 से 2 तक की है। पूर्व विद्यालय अवस्था 2 से 5 तक की है। मध्य बाल्य अवस्था हमारी 6 से 12 तक की है, और किशोरावस्था जो है वो 12 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ये इसमें नहीं आया लेकिन मैं इसे ऐड कर रही हूँ। तो कि जिन पियाजे ने जो हमारी विकास की अवस्थाएं हैं वो उसको डिवाइड करा है, तो वो भी हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 4 पार्ट्स में कोलसनिक ने भी डिवाइड करा है, और जो हमारे जिन पियाजे हैं उन्होंने भी विकास जो अवस्थाएं हैं वो भी 4 प्रकार से डिवाइड कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन क्या है? तो समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाए रखता है। तो यह किसने कहा है? बोरिंग, लैंगफील्ड और फिल्ड ने कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एटीट्यूड से रिलेटेड है, शिक्षा के प्रति छात्रों में अभिवृत्ति प्रभावित होती है। तो अभिवृत्ति कभी भी किसी चीज़ की जो किसी को हम पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, तो एक तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि किस प्रकार की है। अमूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है, सोशल बुद्धि है। और दूसरा वो डिपेंड करता है हमारे वातावरण पे। तो जो किसी भी शिक्षा के प्रति छात्रों की जो अभिवृत्ति होगी वो डिपेंड करेगी बुद्धि तथा वातावरण में। अगर माना कोई टीचर है वो इस प्रकार का वातावरण क्रिएट कर रहा है, तो हमें सोशल साइंस या मैथ्स के प्रति लगाव पैदा हो रहा है। तो एटीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है बुद्धि के साथ साथ एटमॉस्फेयर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण जो उपयोग व्यक्ति के द्वारा कि उसी प्रकार के सब लगभग समान परिस्थितियों में किया जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? तो देखो, सबसे पहले जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो 2 प्रकार से होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हम सेम जो सीखी हुई चीज़ें हैं उसको सेम परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। जैसे साइकिल चलाने वाला स्कूटी चला रहा है, स्कूटी चलाने वाला बाइक चला रहा है, या फिर कार चलाने वाला अगर ट्रक चला रहा है तो वो चला तो 4 व्हीलर रहा है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाती है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्षैतिज अंतरण है। अगर वर्टिकल में क्या होता है कि जब हम कोई चीज़, माना साइकिल चलाने वाला कार चला रहा है, तो साइकिल चलाने वाला 2 व्हीलर चलाने वाला 4 व्हीलर चला रहा है, तो इसका मतलब वो जो उसका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ है वो बड़ा है, इंक्रीज हुआ है वो, तो उससे ऐसे ट्रांसफ़र को हम वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहा जाएगा। थैंक यू।